गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम अपनी सोशल साइंस की क्लास में इकट्ठे हैं और आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग, उद्योग वर्ड से तो हम सब वाकिफ हैं अच्छी तरह से ना, कि उद्योग क्या होते हैं, उद्योग कैसे होते हैं। कच्चे माल को लेकर उद्योगों के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा उनका निर्माण किया जाता है, वो है विनिर्माण उद्योग। कच्चे माल के द्वारा जब चीज़ों को बनाया जाता है। हम घर में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चीनी है, कपड़ा है, जूते, घर में ही देखें अगर हम इतनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी उद्योगों के द्वारा ही बनाई जाती हैं। वो कहलाते हैं विनिर्माण उद्योग, या घरेलू उद्योग भी बोल सकते हैं। कारीगरों के द्वारा घरेलू उद्योग होते हैं, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं तो वो बड़े उद्योग होते हैं। लघु उद्योग, कई तरीके के उद्योग होते हैं। तो आज हम इनमें उद्योगों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। विनिर्माण उद्योग कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण उद्योग कहा जाता है। सिंपल है, वस्तु निर्माण यानी किसी चीज का प्रोडक्शन, निर्माण करना, वो कहलाता है वस्तु निर्माण या विनिर्माण उद्योग। कच्चे माल का इस्तेमाल करके जब किसी मूल्यवान वस्तु को बनाया जाता है तो वो कहलाता है विनिर्माण उद्योग। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहा लें, तो लोहा जो है उससे चिमटा है, तवा है, घर में अगर देखें हथौड़ी है, बहुत सारी लोहे की चीजें होती हैं। एरोप्लेन है, लोहे, कार में भी इस्तेमाल होता है लोहा, स्कूटर में भी, व्हीकल्स में भी, तो लोहा बहुत जगह इस्तेमाल होता है। कच्चा माल लोहे का जब हम ले लेते हैं कच्चे माल के रूप में, लोहा जो है वो एक खनिज है, उसको जमीन के नीचे से निकाला जाता है, फिर उस कच्चे माल का प्रयोग करके एक से एक बड़ी मूल्यवान वस्तु बनाई जाती है, वो कहलाती है विनिर्माण उद्योग। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। हमें मालूम, हम 3 स्टेट्स के बारे में या 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रथम स्टेट, पहला प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक। प्रथम में आते हैं कच्चा माल या कृषि संबंधित चीजें, वो प्रथम में आती है ना, प्रथम क्षेत्रक में। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं कच्चे माल को लेकर जब फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है और वहां पर उनका निर्माण किया जाता है, वो कहलाता है द्वितीय क्षेत्र। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। और तृतीय क्षेत्र कहलाता है, उसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जब वो मार्केट्स में आता है और जहां से हम लोग खरीद कर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये विनिर्माण उद्योग है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, यानी कच्चे माल का इस्तेमाल करके इन उद्योगों में चीजों का निर्माण किया जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र में ये उद्योग आते हैं। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं, जैसे स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग में आते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, यानी द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में ही हम पढ़ेंगे। तो विनिर्माण का महत्व हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि उसका क्या महत्व है। विनिर्माण उद्योग जो है वो सामान्यतः विकास की और विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैकबोन जो पीछे होती है हमारे। अगर किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। तो विनिर्माण उद्योगों को हम अपने किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, यानी अगर जितना ज्यादा विनिर्माण उद्योग स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा देश स्ट्रांग होगा, ये कहने का मतलब है। तो विनिर्माण उद्योग को विकास का और आर्थिक क्षेत्र का एक तरीके से रीढ़ की हड्डी माना जाता है। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, बल्कि द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। यानी द्वितीय क्षेत्रक में जितना द्वितीय क्षेत्रक स्ट्रांग होगा, जितने ज्यादा हमारे उद्योग फ्लरिश होंगे, जितना ज्यादा विनिर्माण उद्योग होगा उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे कृषि पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाती है जब लोग द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण उद्योग में आ जाते हैं। ये इसका महत्व है। अगला महत्व है, देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। यानी देश में जो है अगर उद्योगों में विकास होता है तो गरीबी
कम होती है। और अगर उद्योगों में विकास नहीं होता तो गरीबी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी हमने लॉकडाउन में भी देखा, जब सब कुछ बंद हो गया था तो कितने लोग बेरोजगार हो गए थे, सारे उद्योग बंद हो गए थे, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे। लेकिन अभी फिर से जब हम अनलॉक हुए हैं तो फिर से उद्योगों का चलना शुरू हो गया और काफ़ी बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और कई बार हमारे उद्योग ऐसे होते हैं जो देश में तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम उनको निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित करते हैं, अपने सामान को विदेशों में भी भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी सुबह अभी स्कूल में, कि उसमें ये लिखा था कि जो हमारे यहाँ दवाई बनी है, वैक्सीन बनी है जो हमारे देश की, वो और देशों से सस्ती है। और इस दवाई को हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, बर्मा, इन सब ने हमारे देश से रिक्वेस्ट किया कि उनको भी ये वैक्सीन दे दिया जाए सस्ते में। तो इस तरीके से जब कोई चीज़ अच्छी बनती है और देश में उसका अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो देश के लोगों के लिए तो फायदेमंद है ही है, लेकिन वो बाहर भी हम निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। वो देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। और उन्हीं देशों को विकसित देश कहा जाता है जहां पर कच्चे माल के द्वारा से बहुत सारे विनिर्माण उद्योग होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। और अभी भारत जो है विकसित देश में नहीं आता, विकासशील देश में आ रहा है, यानी तरक्की के पथ पर है। कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। अब हम ये कहें कि कृषि की ज़रूरत नहीं है, द्वितीयक उद्योग है, विनिर्माण उद्योग हो रहा है, हमें तो बस उसी की ज़रूरत है, कृषि की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कहना गलत है। कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं, क्योंकि कृषि के ज़रिए से ही हमें कच्चा माल मिलता है जिससे हम उद्योगों का, वस्तुओं का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक यानी खाद वगैरह, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीन और कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर करते हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास और स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। यानी जितने ज्यादा उद्योग सक्षम होंगे उतने ही ज्यादा कृषि भी फलवंत होगी, कृषि में भी बढ़ावा आएगा, क्योंकि जब उद्योग ज़्यादा होंगे तो कृषि वाले कार्यों से हमें डिमांड ज़्यादा आएगी कि भाई ज़्यादा कच्चा माल दो, तो उधर भी तरक्की होगी। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं। हमने वैश्वीकरण पाठ अभी खत्म किया है, तो उसमें यह है कि आज इतना कॉम्पिटिशन है वर्ल्ड के अंदर, उस कंपटीशन में खड़े रहने के लिए सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होना या आत्मनिर्भर होना ही काफ़ी नहीं है, हमें वर्ल्ड के लेवल पर अपने उद्योगों का निर्माण, अपनी वस्तुओं का निर्माण करना है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। यानी जो चीज़ें हम बना रहे हैं उनका लेवल ऐसा हो, उनकी क्वालिटी ऐसी हो कि वो वर्ल्ड मार्केट में खड़ी हो सके कंपटीशन में, तो ये भी ज़रूरी है। ठीक है ना। फिर है अगला हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने देखा विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है। अगला है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। अब जब जितने ज़्यादा उद्योग फ्लरिश होंगे, जितना ज़्यादा कृषि में तरक्की आएगी, उतना ज़्यादा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यानी नेशनल फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी उतनी ही सुधरेगी। पिछले 2 दशकों से यानी 20 सालों से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ना, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस, विद्युत ऊर्जा का योगदान है। यानी वो कह रहे हैं कि जीडीपी जो है इन उद्योगों के जरिए से 27% है, लेकिन उद्योगों के द्वारा 17% है, बाकी 10% जो है वो खनिजों के द्वारा हमारे देश की में इनकम है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी भी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। यानी हर बार एक अनुमान लगाया जाता है ना, इस साल इतनी बढ़ोतरी हुई तो अगले साल और ज़्यादा होगी, तो लगाया गया होगा अनुमान। लेकिन इस साल कुछ सिचुएशन ऐसी रही 2020 में कि लॉकडाउन हो गया, सारे उद्योग खत्म हो गए, सब बंद हो गया, तो हमारी जीडीपी उतनी ही डाउन चलेगी। लेकिन अभी फिर जीडीपी धीरे धीरे ऊपर आ रही है।
सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकेगा। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। यानी एक ऐसी काउंसिल की स्थापना की गई है जो वर्ल्ड लेवल पे देखेगी कि हमारे उद्योग प्रतिस्पर्धा के लिए यानी कंपटीशन के लिए कितने तैयार हैं या उनको कितनी और ज़रूरत है तरक्की करने की। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम देखेंगे औद्योगिक अवस्थिति, यानी हमारे उद्योगों की स्थिति क्या है वो हम देखेंगे कि कैसे उद्योग बाजार संबंध रखते हैं, कैसे विनिर्माण होता है, कैसे वस्तुओं का निर्माण होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, जितना पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़ लें। इस बुक के हमारे 2 ही चैप्टर रह गए, एक ये शुरू करते हैं, एक और, तो होपफुली हमारा बहुत जल्दी का कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। और अपना ध्यान रखें, जो भी तुम्हें मैं पेपर भेजती हूँ या कुछ रिवीजन के लिए भेजती हूँ तो सारा काम सीरियसली करना है। ये नहीं सोचना, मजाक में नहीं लेना है, ये नहीं सोचना कि नहीं मैडम तो देख नहीं रही, नहीं करते। मैं देखूं ना देखूं लेकिन उसमें फ़ायदा तुम्हारा ही है। जो भी क्वेश्चन पेपर किसी भी सब्जेक्ट का भेजा जाता है, जो वर्कशीट भेजी जाती है, वो सब बहुत ध्यान से करें और बेटा अब याद करना शुरू करें, क्योंकि अब टाइम नहीं है, एग्जाम आने वाले हैं। हमें कम से कम 3 महीने चाहिए रिवीजन के लिए। रिवीजन कह रही हूँ, लर्निंग के लिए नहीं कह रही, रिवीजन। तो अभी से हम याद करना शुरू करें ताकि जल्द से जल्द हम रिवाइज करके एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएँ।